दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी चुपके चुपके। शाम के 5:15 बज रहे थे, लेकिन पारा अभी भी हाई था। नहीं, हमारे दुर्गा प्रसाद जी का नहीं, मौसम का। दुर्गा प्रसाद जी का क्या, रेड लाइट 60 सेकंड की हो या 160 सेकंड की, उनकी जिंदगी में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। न दफ्तर में कोई तीर मार के आए थे, न घर पे पलकें बिछा के उनका इंतजार किया जाने वाला था। 17वीं शताब्दी का सा दिखने वाला अपना खटारा स्कूटर खड़ा करके वो सिग्नल हरा होने का इंतजार करने लगे। तभी ठीक बगल में एक नौजवान शख्स बाइक रोक के खड़ा हो गया। कानों में हेडफोन लगाए, आंखों पे गॉगल चढ़ाए, म्यूजिक सुनते हुए वो शख्स मजे से अपनी गर्दन हल्की हल्की हिला रहा था। बाइक का हैंडल पकड़ी हुई उसकी कसी बाजुओं पर दुर्गा प्रसाद की नजर गई, फिर वही नजर घूम के अपनी तरफ आई और बाजू से पहले बाहर निकली हुई तोन से टकरा गई। दिमाग पे बड़ा जोर डाल के उन्होंने सोचा कि कितने साल पहले वो ऐसे दिखते थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हमेशा से 41 साल के हैं। ऐसे दिखते हैं, ऐसे ही रहते हैं। दुर्गा प्रसाद की जिंदगी में कभी कुछ ऐसा चमत्कारी हुआ ही नहीं था जिससे जिंदगी पूरी तरह से बदली हो। पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे और फिर घर चलाना, इस अनवरत क्रिया के साथ उनकी जिंदगी सीधी दिशा में चलती चली जा रही थी। और इस सीधी चलती जिंदगी में ब्रेकर की तरह आए थे जगदीश गुप्ता। जगदीश गुप्ता का तबादला अभी अभी दुर्गा प्रसाद के डिपार्टमेंट में हुआ था। वो दोनों हम उम्र ही रहे होंगे, लेकिन पर्सनालिटी के मामले में वो कहीं से कहीं तक एक जैसे नहीं थे। फ्रेंच कट दाढ़ी, स्टाइलिश हेयर स्टाइल, बिना सलवटों वाली शर्ट और चमड़े का ऑफिस बैग, बात बात पे कोई व्हाट्सएप चुटकुला जड़ देना, ये सब जगदीश गुप्ता की पर्सनालिटी के अभिन्न अंग थे। और दुर्गा प्रसाद, उनकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ था नहीं जिसके लिए किसी विशेषण का इस्तेमाल किया जा सके। वो जब जब जगदीश को देखते तो लगता कि उनकी जिंदगी में कोई कमी रह गई है। उन्हें पहली बार खुद से ऊब सी हुई और न जाने कब वो जगदीश जैसा बनने की कोशिश करने लगे। इसीलिए तो एक बार जगदीश को अपनी पत्नी के जन्मदिन पे सरप्राइज पार्टी प्लान करते देखा तो अगले ही हफ्ते अपनी वेडिंग एनिवर्सरी आने पर बड़ा झिझकते हुए आधा किलो का पाइनएप्पल केक घर ले आए। वो बात अलग थी कि केक देखते ही उनकी पत्नी बेदिली से बोली थी, आय हाय, केक क्यों उठा लाए? एक तो आपको डायबिटीज है, ऊपर से ये सफेद वाली क्रीम बच्चों को अच्छी नहीं लगती। इससे अच्छा तो अन्ना सेंटर से डोसा पैक करा लाते। इस घटना के बाद उन्होंने सोच लिया कि बस अब फिर कभी जगदीश की नकल नहीं करेंगे। जैसा चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पहली बार, जी हां, पहली बार दुर्गा प्रसाद की सीधी सपाट जिंदगी को दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया। दुर्गा प्रसाद कंप्यूटर की एक्सेल फाइल पे कुछ डेटा चढ़ा रहे थे कि तभी जगदीश साहब टपक पड़े। बहुत जरूरी काम है यार दुर्गा प्रसाद, 5 मिनट के लिए अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने दो। है तुम्हारे कंप्यूटर को क्या हुआ? वो थोड़ा चिढ़ के बोले तो जगदीश एकदम मान मुनव्वल पे उतर आया। आखिरकार उन्होंने 5 मिनट के लिए उसको अपना कंप्यूटर दे दिया। दुर्गा प्रसाद ने कोशिश बहुत की, लेकिन अपनी नजरों पे काबू नहीं रख पाए। उन्होंने देखा कि जगदीश उनके कंप्यूटर पर बैंकॉक के बारे में सर्च कर रहा था। बैंकॉक घूमने जा रहा हूं अपने 2-4 दोस्तों के साथ, वो बोला तो दुर्गा प्रसाद ने मेज पर से एक दूसरा रजिस्टर उठाया, ये दिखाने के लिए कि उनका ध्यान उसकी बात पे नहीं है। लेकिन जगदीश बोले चला जा रहा था, यार ऑफिस आओ, नौकरी बजाओ, घर आके खाना खा के बच्चों को होमवर्क करा के सो जाओ। हैं भाई, मुझसे तो नहीं होता। थोड़ा वक्त अपने लिए भी तो निकालें। वैसे घूमना पसंद है तुमको दुर्गा प्रसाद? घूमने के नाम पर दुर्गा प्रसाद 70 किलोमीटर दूर अपने गांव ही जाते थे, वो भी साल 2 साल में एक बार। उन्हें चुप देखकर जगदीश खुद ही बोला, वैसे तुमको देख के लगता नहीं तुम घूमने जाते होगे। बात सीधा दिल पे लगी दुर्गा प्रसाद के। उसी रात उन्होंने खाना खाते हुए पत्नी से कहा, मैं सोच रहा था अगले महीने हम सब नैनीताल चलें। पत्नी ने रोटी पर घी चुपड़ते हुए कहा, क्यों, वहाँ क्या है?
अब दुर्गा प्रसाद क्या बताते, पता तो उनको भी नहीं था कि नैनीताल में क्या क्या है। बस सुना था कि गर्मियों में लोग नैनीताल जाते हैं वेकेशन के लिए। पत्नी बोली, इससे अच्छा फ्रिज ले लेते हैं, बार बार खराब हो जाता है। ठंडा की तो चाहिए, फ्रिज से मिल जाएगी। दुर्गा प्रसाद का दिल किया अपना सर पकड़ लें। अगले रोज दफ्तर में बैठे बैठे दुर्गा प्रसाद की उंगलियों ने खुद ब खुद कीबोर्ड पर टाइप किया बैंकॉक। एक क्लिक भर से उनके सामने मानो नई दुनिया आ गई। रोशनियों में डूबा एक शहर जिसमें नीला समंदर, एक से बढ़कर एक डिजाइनों वाली इमारतें, आंखों में बस जाने वाली नाइट लाइफ की तस्वीरें। देखते देखते वो स्क्रीन पे इतना खो गए कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जगदीश ठीक उनके पीछे आकर खड़ा था। उन्होंने जैसे ही उसको देखा ऐसे चौंके जैसे चोरी पकड़ी गई। जगदीश उनको देखकर शरारत से मुस्कुराया, बोला, चलोगे हमारे साथ? दुर्गा प्रसाद ने झट से विंडो बदल दी, लेकिन अफसोस बात का रुख नहीं बदल पाए। जगदीश ने उनको अपनी ट्रिप का ऐसा जबरदस्त प्लान डिटेल में बताया कि एक बार की दुर्गा प्रसाद खुद को बैंकॉक के किसी बीच पर रेत में बैठा हुआ महसूस भी करने लगे थे। दफ्तर की कैंटीन में चाय की चुस्कियों के बीच जगदीश गुप्ता ने दुर्गा प्रसाद को बैंकॉक के प्लान के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया। दुर्गा प्रसाद मंत्रमुग्ध हुए इस प्लान के बारे में सुन रहे थे, लेकिन प्लान की सबसे अहम बात जगदीश ने आखिर में बताई, जिसको सुनकर दुर्गा प्रसाद अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। जगदीश ने उनको बताया कि वो अपने घर वालों से झूठ कहकर सीक्रेट तरीके से इस वेकेशन पे जाने वाले हैं। अगर पकड़े गए तो? माथे से पसीना साफ करते हुए दुर्गा प्रसाद ने पूछा। इस सोच भर से उनको खौफ होने लगा था। जगदीश भी खेला हुआ इंसान था, इस सवाल से घबराया नहीं। अरे बहुत प्लानिंग से होता है ये काम, कभी कोई नहीं पकड़ाया था। दुर्गा प्रसाद वापस कुर्सी पर बैठ गए। जगदीश ने उनके कंधे पर हाथ रखकर बड़ी हमदर्दी से कहा, और ये सब हम अपनी फैमिली के लिए तो करते हैं भाई। देख, हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, चिड़चिड़े नहीं होंगे, तो घर वालों का और बढ़िया तरीके से ख्याल रखेंगे हैं। दुर्गा प्रसाद को जगदीश की बात में दम लगा। इस बात पे उन्होंने 2-3 दिन बेहद गंभीरता से विचार किया। आखिरकार उन्होंने फैसला ले लिया, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। वो अपने घर वालों से छिपाकर इस बैंकॉक ट्रिप पर जाने के लिए राजी हो गए। हालांकि फैसला तो कर लिया, लेकिन विदेश की ट्रिप के लिए खर्चा भी तो ज्यादा होता है। दुर्गा प्रसाद तो वो इंसान थे जो अपनी पूरी तनख्वाह बीवी के हाथ में रख देते थे और फिर रोज का खर्च लेके चलते थे। ऐसे में उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उस 50,000 रुपए की सेविंग तोड़ दें जो कई सालों से वो एक मोटरसाइकिल के लिए कर रहे थे। हालांकि इसके लिए उनको अपने स्कूटर को रिटायर कर देने वाला प्लान 1-2 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन इस वक्त उनको ये घाटे का सौदा नहीं लगा। वैसे भी दुर्गा प्रसाद ने अपनी जिंदगी के 41 साल यूं ही गुजारे थे, बिना किसी ख्वाब के। जो सामने आता गया वो करते गए, न कम न ज्यादा, पूरे हिसाब से चलते रहे। शायद इसीलिए उनकी जिंदगी ने भी उनको सब कुछ हिसाब से दिया। न इतना गम कि 4 आंसू बहा पाए, न इतनी खुशी जो उनको मुकद्दर के सिकंदर जैसा महसूस करवाए। सब नपातुला। हालांकि अब मामला कुछ बदलने लगा था। पहली बार उनकी आंखों ने इस वेकेशन की शक्ल में अपने लिए एक छोटा सा ख्वाब बुन लिया था। देखा जाए तो दुर्गा प्रसाद की जिंदगी ऊपर ऊपर से बिल्कुल पहले जैसी ही थी। सुबह उठकर दफ्तर, शाम को घर, रात को नींद और बस दिन खत्म। लेकिन फिर भी उनको अंदर से सब कुछ अलग अलग महसूस हो रहा था। अब कोई लक्ष्य था उनके पास जिसको पूरा करना था। कोई ख्वाब था जो दिन रात उनकी आंखों में बसा रहता था। एक बैंकॉक ट्रिप ने उनकी जिंदगी को एकदम नए ट्रैक पे लाके रख दिया था। इस ट्रैक से नया रास्ता शुरू होता था। हालांकि पहली बार घर वालों से कोई बात छुपा रहे थे दुर्गा प्रसाद। डर तो रहना ही था। उस दिन जब वो खाना खाते हुए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठे हुए टीवी देख रहे थे, रिमोट रोज की तरह पत्नी के हाथ में था। वो एक कॉर मुंह में डालती और एक चैनल बदल देती। तभी दुर्गा प्रसाद को किसी फिल्म में कोई एयरपोर्ट दिखाई दिया। सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट, सुवर्ण भूमि नाम है इसका। बस यहीं रुको, चैनल मत बदलना।
बैंकॉक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखकर दुर्गा प्रसाद अपना उत्साह छिपा नहीं पाए। कटोरी से आधा रायता उनके कुर्ते पे आ गिरा। आपको बड़ा पता है, मुझे तो सारे एयरपोर्ट एक जैसे लगते हैं। पत्नी ने बड़ी अजीब सी निगाह से उनकी तरफ देखा तो वो सन्न रह गए। हालांकि बात इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन जिसके दिल में चोर छुपा होता है ना, उसके दिल में डर भी एक्स्ट्रा मात्रा में भरा होता है। वो छुटकी की जनरल बुक में पढ़ा था ना, बैंकॉक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट है। दुर्गा प्रसाद कवर अप करने के लिए बोले तो छुटकी फुदक के बोली, कहाँ लिखा है पापा? उस वक्त तो दुर्गा प्रसाद ने किसी तरह छुटकी की बात को आई गई कर दिया, लेकिन थोड़े ज्यादा चौकन्ने हो गए। हालांकि कंट्रोल तो खुद पे रख सकते थे, लेकिन उस बड़बोले जगदीश गुप्ता का क्या करते? दुर्गा प्रसाद दफ्तर से आकर नहाने चले गए और मोबाइल फोन बिस्तर पर छोड़ गए। ठीक उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। घंटी लगातार बज रही थी। कॉल कटती, फिर से आ जाती। दुर्गा प्रसाद इतनी मस्ती में नहा रहे थे कि आवाज सुन के भी जल्दी बाथरूम से निकले नहीं, लेकिन पत्नी जरूर वहां पहुंच गई। उन्होंने कॉल रिसीव की ही थी कि दूसरी तरफ जगदीश गुप्ता शुरू हो गए। अरे यार, कितना टाइम लगता है भाई कॉल उठाने में? वो ट्रैवल एजेंट का फोन आया था, पूछ रहा था होटल में वेजिटेरियन खाना खाएंगे कि नॉन वेजिटेरियन। बिना ये जाने कि फोन पे दुर्गा प्रसाद नहीं बल्कि उनकी पत्नी है, जगदीश गुप्ता ने ये बातें कह डाली। जगदीश भाई साहब, वो तो नहाने। दुर्गा प्रसाद की पत्नी ने इतना ही बोला था कि वो बाथरूम से दौड़े दौड़े आए और फोन छीन लिया। छीनते ही उन्होंने फोन काट दिया, लेकिन वो समझ गए थे कि जितना आसान फोन काटना था, उतना ही मुश्किल पत्नी को पूरा मामला समझाना होगा। फोन पर जगदीश गुप्ता की बात सुनने के बाद अब दुर्गा प्रसाद की पत्नी उनके सामने हाथ बांधे खड़ी थी। दुर्गा प्रसाद को समझते देर न लगी कि वक्त आ गया है प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने का। उन्होंने गहरी सांस ली, धड़कनों पे काबू रखा, बोले, अरे वो बताना भूल गया था, अगले हफ्ते दफ्तर की सालाना मीटिंग है, हैदराबाद जाना पड़ेगा। वो जगदीश उसी के लिए कॉल कर रहा था। पत्नी ने कहा। अच्छा ठीक है, चलिए खाना खाते हैं। दुर्गा प्रसाद को बड़ी हैरानी हुई। वो दूध लेने भी जाते थे तो भी पत्नी कम से कम 5 सवाल तो पूछा करती थी। वो इतनी दूर के प्लान पर भी कुछ नहीं बोली। खैर, उनको बड़ा सुकून हुआ। अपनी सीक्रेट बैंकॉक ट्रिप के लिए उन्होंने बड़ी आसानी से सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर लिया था। अगले दिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दफ्तर गए तो जगदीश ने एक और काम लगा दिया। अब दुर्गा प्रसाद, शॉपिंग कर ली ना? उसने पूछा। शॉपिंग किस लिए? दुर्गा प्रसाद तुरंत उसकी मेज पर पहुंच गए। अरे तुम बहुत सीधे हो दुर्गा, है? अरे अब घूमने फिरने इन्हीं पैंट शर्ट में चले जाओगे, हैं? देख, बुरा मत मानना, लेकिन इन कपड़ों में तो बड़ा बूढ़ा बूढ़ा लगता है यार। उनको इस बात का बहुत बुरा लगा। अरे ये कोई तरीका है बात करने का? लेकिन फिर अकेले में आईने के सामने खुद को ऊपर से नीचे तक निहारा तो जगदीश की बात कुछ गलत नहीं लगी। धारीदार शर्ट जिसका कॉलर थोड़ा घिसा हुआ था, भूरे रंग की पैंट जिसे पेट पर जरूरत से ज्यादा चढ़ाया हुआ था, काले मोटे सोल वाले जूते। दुर्गा प्रसाद ने फैसला किया कि वो अब शॉपिंग करेंगे, कुछ रंगीन कपड़े लेंगे जिसमें वो थोड़े टूरिस्ट टाइप दिखें। इसके लिए उन्होंने जगदीश गुप्ता से कुछ खास टिप्स भी लिए। हालांकि धरे के धरे रह गए जब धर्मपत्नी भी उनके साथ शॉपिंग पे चल दी। पत्नी का कहना था, अरे इतनी बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं, 2-3 अच्छी शर्ट और पैंट ले लेते ना। नतीजा ये कि दुर्गा प्रसाद की अलमारी में कुछ नए कपड़े तो आ गए, लेकिन वो पुराने कपड़ों के ही जैसे थे। बहरहाल रंगीन कपड़े तो लेने थे, चाहे छिपा के सही। वो एक रोज दफ्तर से जरा जल्दी निकलकर बाजार गए और वहां से लाल, पीले, हरे रंग की 2-3 टी शर्ट, जीन्स पैंट और घुटनों तक की लंबाई वाला एक हाफ पैंट भी ले लिया। ये सब लाकर उन्होंने उसी स्कूटर वाली डिक्की में छिपा दिया जहां उन्होंने कुछ दिन पहले फुटपाथ से एक लाल गॉगल भी खरीद कर छिपाया था। आखिरकार बैंकॉक जाने का दिन आ गया। पहली बार एयरपोर्ट देखा था दुर्गा प्रसाद ने। उनको महसूस हो रहा था कि कोई नई जिंदगी मिली हो जैसे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जम के सेल्फी ली। एयरपोर्ट से एक हैट खरीद कर उसको अपने सर पे लगा लिया। वो नहीं चाहते थे कि टूरिस्ट बनने में कोई कमी रह जाए। खुशी इतनी कि ध्यान ही नहीं दिया कि फोन साइलेंट पे है। वो तो जब प्लेन टेक ऑफ करने के पहले एयर होस्टेस ने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा तो उनका ध्यान फोन पे गया।
12 मिस्ड कॉल। उनके हाथ कांपने लगे। न जाने क्यों उनको लग रहा था कि उनसे कहीं कोई चूक हो गई है, उनके झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। उन्होंने कांपती उंगलियों से पत्नी के मोबाइल पर कॉल बैक की, लेकिन फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। उन्होंने घर के लैंडलाइन पे कॉल की। एक तरफ घंटी बज रही थी, दूसरी तरफ उनके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे। उन्होंने मान लिया था कि उनकी चोरी पकड़ी गई। वो मौका नहीं देंगे अपनी पत्नी को कुछ कहने का, सीधे माफी मांग लेंगे। तभी दूसरी तरफ से फोन उठा। वो एकदम से शुरू भी हो गए। तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, नाराज मत होना। तुम कहोगी तो मैं वहां पहुंचते वापसी का टिकट करा के फौरन वापस लौट आऊंगा। जीजा जी हेलो, आपकी बात साफ नहीं आ रही है। जीजा जी? दुर्गा प्रसाद हड़बड़ाए। फोन उनकी पत्नी के हाथ में नहीं, बल्कि उस तरफ से पत्नी की बहन यानी उनकी साली की आवाज आ रही थी। उन्होंने खुद को और खुद के झूठ को दोनों को संभाला। तुम्हारी दीदी कहाँ है? उनका मोबाइल फोन नहीं लग रहा है। जितना दुर्गा प्रसाद हड़बड़ाए थे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी साली भी उतना ही हड़बड़ा रही थी। वो जीजा जी, दीदी तो गई? कहाँ गई? वो लगभग चीखे। उन्हें लगा कि उनकी हरकत पता चलने पर पत्नी घर छोड़ के चली गई। दीदी ने आपको बताने से मना किया था, उनकी साली ने कहा। दुर्गा प्रसाद गिड़गिड़ाने लगे। सच सच बताओ, कहाँ गई तुम्हारी दीदी? वो जी दीदी वेकेशन के लिए गोवा गई हैं। उनकी किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स है ना, उनके साथ प्लान बना। वो इसको सीक्रेट रखना चाहती थी, लेकिन दुर्गा प्रसाद को समझ नहीं आ रहा था कि उनको राहत की सांस लेनी है या नाराज होना है। कुछ पल वो खामोश रहे। फिर बगल में बैठे मस्ती करते जगदीश पे उनकी नजर गई। उन्हें झूठ के दूसरे लेवल पर जाने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर बहुत संजीदगी से बोले, ठीक है, इस बार तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन समझा देना अपनी दीदी को, आइंदा छिपा के कहीं ना जाए। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। अभी तक उनका प्लेन रनवे पर ही दौड़ रहा था, लेकिन वो खुद को 7वें आसमान पर महसूस करने लगे। सीक्रेट ट्रिप का असली मजा अब आने वाला था। आखिर पकड़े जाने का डर अब सिर्फ उनको नहीं था। बस इतनी सी थी ये कहानी।